हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशोलॉजी। एमए का सोशोलॉजी जो है सेमेस्टर फर्स्ट है, जिसका कोड जो है SOCR 413। यानी इसमें हम आज बुक करेंगे विकास का समाजशास्त्र, सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत जो चैप्टर है 9th काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व व्यापार जो है व्यापीकरण, यानी विश्व व्यापीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें जो आज हम इसके विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और ग्लोबलाइजेशन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो हमारे समक्ष आया है मनमोहन विकास योजना, ये MA सोशोलॉजी का जो है टॉपिक है। सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट जो है बुक है इसका, ठीक है, और इसका कोड जो है 413 है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, R413, ठीक है। और इसी के अंतर्गत हमारा जो यहाँ पर टॉपिक आया है मनमोहन विकास योजना। मॉडल की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम कहते हैं भारत में 7वीं और 5 वर्षीय योजना की विकास नीति सफल न हुई और देश का आर्थिक संकट से घिर गया। देखा जाए तो 7वीं और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है भारत में विकास नहीं हो सका और भारत जो है आर्थिक संकटों से घिर गया था। इसलिए राव मोहन मॉडल की शुरुआत किया गया, जिसमें नई नीतियाँ अस्तित्व में आई। कहते हैं भारत में बदलाव होना स्वाभाविक होता है, क्योंकि आपको पता है कि भारत का संविधान भी लचीला है और भारत में नीतियां तो लचीला होती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसे राव मोहन में जो है शुरुआत किया गया। आर्थिक विकास की नई नीतियां निजीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जो है ज़्यादा जोर देती है। यानी देखा जाए तो आर्थिक विकास की नई नीति निजीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण पर ज़्यादा जोर देती है और इस नीति के अनुसार मुख्य तौर पर 2 प्रकार की नीतियों का प्रयोग किया गया है। ये 2 प्रकार की नीतियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर राव मोहन मॉडल विकास मॉडल में कौन सी 2 बातें खास थी। तो पहली बात तो यही था, वह क्षेत्र जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व रखे गए थे उनको निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जाए। देखिए ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वह क्षेत्र जो सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए रिजर्व रखे गए थे उनको निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया और सरकारी क्षेत्र की असफलता के कारण निजी क्षेत्र को ज़्यादा तरजीह दी गई। यानी देखा जाए सरकारी क्षेत्र की असफलता के कारण निजी क्षेत्रों का ज़्यादा जोर दिया गया। देखिए दोस्तों, आज का समय बहुत ही विषम है। कहते हैं अगर आप नीतियों को बदलाव नहीं करोगे तो मुसीबत में फंसते चले जाओगे। आपने देखा होगा कि आज सरकारी विभाग पे लोग रहते हुए कहते हैं करप्शन को जो है साथ करप्शन करते हैं, प्लस तरह तरह की मनमानी करते हैं, क्योंकि वो सरकारी पोस्ट पे होती हैं। और अगर कोई काम अगर आप सरकारी दफ्तर में करवाने चले जाओ तो आपके चप्पल घिस जाती हैं। इवन कि आपसे जो है तरह तरह के पैसे भी मांगे जाते हैं, तरह रकम की जो है बोझ भी आप पे डाले जाते हैं और आप कुछ कर नहीं सकते, आपको देना ही पड़ जाता है। सरकार बेशक ये कहती है कि आप मुझे सबूत दीजिए, हम उस पर एक्शन लेते हैं, लेकिन जब सरकारी विभाग के लोग ही इसी प्रकार के हैं तो इस पर प्रश्न उठाएं किस पे? जब सरकार में ही इतनी प्रॉब्लम है तो हम कहेंगे किसको? अगर हम कहेंगे तो आपको पता है, जनरल सी बात है, वो क्या करेंगे, एक ही कार्रवाई करते हैं ना, आम लोगों को तो जेल के अंदर डाल देते हैं और बड़े लोग जो होते हैं कहते हैं उनके जो सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है और तुरंत कुछ ही दिनों में बहाल भी कर दी जाती है, क्योंकि भाई वो उन्हीं की व्यक्ति है, उन्हीं की सरकार है, वही सब चलाते हैं।
तो उनको सस्पेंड करना और बहाल करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन आम व्यक्ति कुछ बोल दे, कुछ कह दे तो कहते हैं ना, धरती ही आसमान पे उठा लेंगे, सर पे उठा लेंगे धरती को। तो ये बहुत बड़ी विचित्र बात है। क्या कहा जाए तो इसमें राव मोहन विकास मॉडल में इस बात को साफ तौर पे कहा गया था कि सरकारी क्षेत्र की सफलता के कारण। देखिए सरकारी क्षेत्र में सफलता क्यों होती है। आपने एक बात नोट किया होगा कि अगर कोई व्यक्ति होता है, कोई मंत्री होता है, तो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाता है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, कभी सरकारी की तरफ रुख नहीं करता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। और जब काम करने की वक्त आता है तो वो क्या ढूंढता है? सरकारी नौकरी ढूंढता है। आखिर क्यों? सरकारी नौकरी में क्या ऐसा है क्या? क्योंकि सरकारी नौकरी में आराम है। आपने सरकारी विभाग में देखा ही होगा, जैसे व्यक्ति 10 बजे वहाँ पर ड्यूटी पे पहुँचता है तो क्या करता है, एक दो काम करता है और जैसे ही 5 मिनट के बाद उनको चाय का टाइम हो जाता है। जैसे थोड़ा सा काम करता भी नहीं है कि डायरेक्ट खाने का टाइम हो जाता है। खाने के लिए भी 1.5 घंटा का उनको समय चाहिए, घंटा की। और जैसे खाना खाया उठा, जैसे सीट पे बैठा, फिर उनको चाय का टाइम हो जाता है। और जैसे फाइल को खोला वैसे ही छुट्टी का टाइम हो जाता है। तो जर्नल सी बात है, इसमें काम हुआ कहाँ? सरकारी मिशनरी का फेल होने का कारण भी यही है कि ये लोगों को इतनी सुविधाएं दी गई है, इतनी मनमर्जी दी गई है कि सारे विभाग जो हैं फेल हो गई है। और ये किसकी वजह से हुआ? सरकारी मिशनरी के कारण हुआ। सरकार को देखा जाए तो आपने कभी न्यूज़ में देखा होगा कि जब मंत्री जी किसी विभाग में पहुंचते हैं तो न्यूज़ वाले ये न्यूज़ चला रहे होते हैं कि भाई जो है देश के जो है माननीय मंत्री जी जो है अपने विभाग में आए हैं और अपने विभाग के सुध लेने आए हैं। अब देखिए, जो उस विभाग का मंत्री है अगर 2 साल में एक बार आता हो और ब्रेकिंग न्यूज़ चलता हो तो बड़ी शर्म की बात है कि भाई जिनका विभाग है वो एक अतिथि की तरह आते हैं और अपने विभाग का सुध लेते हैं, जबकि उनको प्रत्येक दिन जाना है और प्रत्येक दिन जो है कार्य को सुध लेना है। क्योंकि मंत्री जी से तो जनरल सी बात है, वो अपने कुर्सी पर बैठते कहाँ हैं? वो तो अपने पार्टी को जो है बरकरार रखने के लिए आए दिन जो है नारे लगवा रहे होते हैं और आए दिन दंगा फसाद करवा रहे होते हैं, जो कि बहुत बड़ी विडम्बना है। इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो राव मोहन विकास मॉडल को साफ शब्दों में कहा गया कि जो है सरकारी क्षेत्र की असफलता है, इसलिए निजी क्षेत्र में तवज्जो दिया जाए या निजी क्षेत्र को महत्व दिया जाए। क्योंकि निजी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। निजी क्षेत्र में कहीं भी आप चले जाइए, बड़े ही सम्मान के साथ आपको बैठाया जाएगा और बहुत ही सुविधा तरीक़ा से आपका काम जो है चंद सेकंडों में हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर जो है कंपनी की प्रेशर होती है, वहाँ पर अगर व्यक्ति काम नहीं करता तो उसका तनख्वाह काट ली जाती है। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट में तो वो लोग जाते हैं ड्यूटी करने और चंद सेकंड के बाद जो है अपने बच्चों को रिसीव कर रहे होते हैं स्कूल से। तो विभाग में बैठा कौन? सोचिए, विचार कीजिए कि मॉडल बदलने की क्यों आवश्यकता पड़ गई। अगली बात अगर हम बात करें तो इसमें साफ है कि निजी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेते समय जो रुकावटें पेश आई उनको दूर करने के लिए यत्न किए गए और निजी क्षेत्र में आज्ञा दी गई कि वह ऐसे उद्योगों में आसानी से निवेश कर सकती हैं। देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर निजी क्षेत्रों के अगर लाइसेंस काफ़ी आसानी से अगर मिल जाता है तो वो जो है कोई भी व्यक्ति कार्य करने में सक्षम हो जाता है। लेकिन बात तो वहीं पर आ गई फिर से, अगर कोई लाइसेंस आप लेने जाओ, सरकारी विभाग के बड़े बड़े अफसरों को जो है अच्छा खासा मोटा रकम देना पड़ता है। इसलिए लोग जो है निजी क्षेत्रों में जाने से बहुत रोते हैं और गलती से इन्होंने निजी काम खोल भी लिया तो सरकार जो है उन पर निजी जो है करने की वजह से, लाइसेंस न होने की वजह से उन पर जो है तरह तरह के जो है प्रताड़ना देने लग जाती हैं। तो भारत की विडम्बना ही यही है कि अगर निजी क्षेत्र का विकास होता है तो लाइसेंस लीजिए, और लाइसेंस लेना है तो बड़े बड़े अफसर जो सरकारी विभाग में कार्य कर रहे हैं उनके जेब भरिए। तो ये विडम्बना ही हुआ ना, तभी तो देश जो है आगे तरक्की के राह पे नहीं चल पा रहा है। देश जो है पिछड़ा हुआ और पिछड़ता ही जा रहा है। इस बिना एकाधिकार पर लगी हुई रोक भी खत्म कर दी गई है थी, अथवा देखा जाए तो निजी क्षेत्र में पूंजीपति बिना लाइसेंस को अपना काम शुरू कर सकते थे। ये भी बात उसमें मेन रखी गई कि निजी क्षेत्र में पूंजीपति जो है बिना लाइसेंस के अपना काम शुरू कर सकते हैं और इस उद्देश्य के लिए वेतन वाली पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा भी खत्म कर दी गई। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। लेकिन देखा जाए तो ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए ये बात मान्य था। आज देखिए, कोई व्यक्ति अगर व्यापार खोलता है अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो सरकार का डंडा 2 ही मिनट में पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े विभागों के साथ कुछ नहीं होता है। देश में देखा जाए तो बड़े बड़े करप्शन जो है बड़े बड़े लोगों ने ही किया
और बड़े बड़े लोगों ने ही बैंक को लूट के भाग गए, लेकिन सरकार ने इसके प्रति कोई भी जागरूकता नहीं दिखाई। आम व्यक्ति अगर लोन लेने जाए तो आप समझ सकते हो कि उनकी क्या दुर्दशा हो जाती है, लेकिन बड़े बड़े लोग लोन लेके भाग जाते हैं, नहीं कुछ करते हैं, फिर भी उन पर कोई तरह की प्रताड़ना नहीं दी जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको किसी से लोन लेते हो, सर कोई भी कंपनी से लोन लेते हो, किसी भी फाइनेंस कंपनी से, अगर आप समय रहते पैसा नहीं चुका पाते हो तो वो आएंगे, आपके सामान उठा के ले जाएंगे। आप ये सोच में पड़ रहे होगे और सपना देख रहे होगे कि चलो हमें लोन नहीं चुकाया तो गाड़ी उठा के ले गया कंपनी वाले ने, कोई बड़ी बात नहीं किया, जनरल सी बात थी कि आपने लोन नहीं चुकाया तो गाड़ी तो ले ही जाएंगे, चाहे आपके सामान उठा के ले ही जाएंगे। लेकिन मुसीबत तो तब आती है जब जो है फाइनेंस कंपनी आपको ये कहे कि भाई हमने सामान तो बेचा बट हमें जो है पूरी मुनाफा नहीं हुआ, तो आप एक काम कीजिए, आपको उस प्लेंट्री को आपको भरना है। अब देखिए, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा 12 आना, यानी ना तो आपके पास वो सामान है और ना ही आप उसका उपभोग कर रहे हो, लेकिन आप उसका फिर से किस्त चुकाओ और एनओसी लो। दोस्तों, ये बहुत बड़ा आज के समय में जो है फाइनेंस कंपनियों की बहुत बड़ी चाल है और बहुत बड़ी जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। जब आपके पास सामान नहीं है और जब कंपनी ने उस सामान को बेचा तो क्या आपसे बात की कि हमारा सामान तो बहुत घटा में जा रहा है? ऐसा कुछ भी आपसे नहीं किया। और आपको 10 साल के बाद ये कहे कि भाई हमें घाटा लगा है और आपको एक्स्ट्रा पैसा जमा करना पड़ेगा, हमें तो भाई इसमें नुकसान हुआ, तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा तो आपको चढ़ेगा ना कि ना तो पास हमारे पास सामान है और ना हमारे पास कुछ है, फिर भी हम उसका पैसा चुकाएं जो हमारे पास है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा विडंबना है और ये सारी गलतियां कहाँ हैं? सरकार की नीतियों में है। आप कोई सामान खरीदने तो जाओ, ये भी इवन कि कोई गाड़ी खरीदने जाओ, आपको एक बुकलेट पकड़ा देंगे साइन करने के लिए, ना तो आप रूल रेगुलेशन पढ़ पाओगे, ना उनकी जो है बातों को समझ पाओगे। सिर्फ इतना ही कहेंगे भाई साइन कीजिए। कम से कम 50 पेज का बुकलेट होता है साइन करते समय, और आम व्यक्ति को लिए पढ़ना बहुत ही दुष्कर्म कार्य होता है। तो समझिए, आज हर क्षेत्र में जो है लूट मार मची हुई है और ये सब नीतियाँ किसके कारण हुआ? सरकार के कारण। तभी जो है हमें मॉडल बदलने की आवश्यकता पड़ी। कहते हैं यहाँ पर जो है MRTP के यानी मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड ऑपरेटिक्स, जिस अनुसार एक पूंजीपति किसी अंत में बेअंत पूंजी निवेश नहीं कर सकता है। जिन कार्यों में विदेशी तकनीक अपनाई जाती है उन कामों में विदेश नीति लगाने के लिए किसी भी किस्म की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये काफ़ी यहाँ पर जो है दो नज़रिया किया गया। अगर आप भारत के निवासी हो, अगर आप कोई उद्योग खोलना चाहते हो तो आपको पूंजी निवेश के साथ साथ आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दी गई कि उन कामों के जो विदेशी कार्य के लिए जो होता है, इन कामों के लिए विदेशी पूंजी लगाने के लिए किसी किस्म की आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हो गया ना दुतरफा बातें। क्यों अपने घर वालों के लिए जो है आज्ञा लेने की ज़रूरत पड़ती है और विदेश वालों को आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? ये कौन सी नीति हुई? हो गया सरकार की दुतरफा बातें। तो कहते हैं ना, हर एक जो है मॉडल में कुछ ना कुछ कमियां है ही है। कहते हैं जब बनाई जाती है ना तो कहते हैं आंख बंद करके बनाती है, जिसकी वजह से जो है समस्या आती रहती है। क्योंकि आप MA में हो तो आपको आलोचना भी करना आना चाहिए, तभी मैं आलोचना के रूप में भी आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि आगे चल के आपको PhD करना होगा तो आपको इन्हीं बातों का अनुसरण करना पड़ेगा। देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योग जिनके हानि हो रही थी उनको बंद कर दिया जाए और मजदूरों को काम पर लगाए रखने के लिए निजी पूंजीपति के पास या उद्योग बेच दिया जाए। ये भी प्रावधान किया गया था कि जो सर्विस क्षेत्र में काम करने वाले उद्योग जिनकी हानि हो रहा था उनको बंद कर दिया जाए, ये बात रखी गई थी। अब मजदूरों को काम पर लगाए रखने के लिए निजी पूंजीपतियों के पास उद्योग बेच दिया जाए। तो जनरल सी बात है, सार्वजनिक उद्योग इसलिए नहीं आगे चल पाती है क्योंकि आपको पता है उसमें सरकारी मशीनरी होती है और सरकारी काम और सरकारी लोग उसी तरह से होते हैं जैसे कहते हैं सोया हुआ व्यक्ति होता है, ना तो वो काम करते हैं ढंग से। और इवन कि आप देखिए सरकार की नीतियाँ देखिए, कहते हैं कोई विभाग में आप चले जाइए, इतना वृद्ध लोग आपको मिलेंगे ना, उनका तो पेन भी उनको संभलता नहीं है और ऐसे ऐसे लोगों को जो है अभी जॉब पे रखी जाती है। दोस्तों, ये गलत है, इससे नौजवानों को मौका नहीं मिलता है। कहते हैं सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि आज देखिए उम्र का जो है मैक्सिमम 60 साल ही रह गया है, एवरेज आयु रह गया है। तो उम्र देखिए जॉब का भी 60 रखा गया है, वही 50 तक कर दिया जाए तो बेटर रहता है। ऐसा न जाने कितने लोगों को जो है रोज़गार मिल जाएगा
और जो व्यक्ति वृद्ध अवस्था में भी कार्यरत होते हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ कि जो सरकार ने पेंशन के रूल रेगुलेशन ख़त्म किया उसको नहीं करना चाहिए। हर एक सरकारी विभाग के व्यक्तियों को जो है पेंशन जरूर रखना चाहिए, क्योंकि बाद में चल के वो बच्चों पर भी निर्भर न रहे, क्योंकि आज पता ही आधुनिक युग है और बच्चे तो माँ बाप को जैसे पड़ोसी समझते हैं वैसे जो है वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं, तो उनका भी जीवन जो है नष्ट न हो। अगर इन बातों का अनुसरण किया जाए तो जनरल सी बात है, भारत जो है प्रोग्रेसिंग के रास्ता पे आगे बढ़ सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये ज़रूरी भी है। इसके बिना अगर हम देखें तो प्रबंधन तवज्जो करने के सुझाव भी दिए गए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में से विदेशों को जो है निर्यात उत्पादित करने का सुझाव भी दिया गया, जिसके निर्यात द्वारा विकास नीति को नाम दिया गया। देश में से निर्यात करके विदेशी पूंजी कमाई गई और कमाई जिससे आर्थिक विकास तेज़ी से हो सके। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, जो मैं पहले ही आपको बता रहा था कि जितना जो है विदेश से भारत में मुद्रा आएगी, जितने पैसे विदेशों से हमारे भारत में आएगा, भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था की उतनी ही तेज़ी से विकास होगा। लेकिन जब आप विदेशों के सामानों को अगर खरीदोगे तो भारत की जो है इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा। कहते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में मैंने भी एनालाइज़ किया, यानी त्रिपाठी सेंटर ने बहुत से एनालाइज़ किया। जनरल सी बात देखा जाए तो ये लोग क्या करते हैं, भारत में अपना व्यापार करते हैं और विदेशों में जो है अपने ज़मीन खरीदते हैं और तरह तरह के जो है अपने क्रिया प्रणाली जो है विदेशों के ही ज़मीन पे करते हैं। तो इससे क्या होता है कि भारतीय मुद्राओं का जो है यहाँ पर विदेशों में चला जाता है, जिसके कारण भारत की जो है अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे देश का एक रूल है अतिथि देवो भव, यानी जितने भी लोग बाहर से आते हैं उनको हम स्वागत करते हैं, क्योंकि वो अपने साथ विदेशी मुद्रा लेके आते हैं और भारत के योगदान में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। अगर हम आगे बात करें तो इस नीतियों की सफलता को हांगकांग, साउथ कोरिया, सिंगापुर आदि देशों में सफल पाया गया है। यानी ये जो नीतियाँ हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसकी सफलता भी देखने को मिला है। चाहे हांगकांग हो, साउथ कोरिया हो, सिंगापुर हो, आदि देशों में जो है सफलता प्राप्त हुई है। अब मलेशिया, थाईलैंड और चीन भी न्याय द्वारा विकास की नीति का प्रयोग करके आर्थिक विकास कर रहे हैं। देखिए कहते हैं जो देश अच्छी बातों का अनुसरण करेगा वो ज़रूर जो है आसमान की जो है बुलंदियों को छुएगा। ऐसे ही देखिए अब नीतियों को मलेशिया, थाईलैंड, चीन भी न्याय द्वारा विकास की नीति को प्रयोग करके आर्थिक विकास कर रही हैं। अब इसी तरह नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने निजी क्षेत्र के योगदान के उत्साहित किया था और सरकार को अर्थव्यवस्था के कामों में कम से कम दखल अंदाजी देने के लिए भी कहा। राव मनमोहन मॉडल नीति की भी आलोचना इस प्रकार की गई। देखिए इन मॉडलों की आलोचना करना कोई अलग बात नहीं थी। कहते हैं आलोचना करना तो हर एक रूल रेगुलेशन का एक पराब होती है, क्योंकि उनमें भी कुछ खामियां होती हैं। तो आलोचना से ये होता है कि उनकी खामियों के बारे में हमें पता लग जाता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं पता लगता। जब उसकी आलोचना कीजिएगा तब समझ में आएगा कि उस नीतियों में क्या जो सही थी और क्या गलत थी। अगर हम आलोचना की बात करें तो कहते हैं इस नीति में निगम क्षेत्र पर सिर्फ 10% उद्योगों को शामिल किया गया था। सिर्फ 10% उद्योगों को शामिल किया गया था, जो कि राष्ट्रीय आमदन का बहुत बड़ा हिस्सा पैदा करती हैं। या देखिए ये गलत बात हो गई कि सिर्फ 10% उद्योगों को ही शामिल किया गया, लेकिन देखा जाए तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन्हीं से उत्पादन होता है। तो ये काफ़ी बड़ी जो है इसमें कमियाँ थी। दूसरी बात पे अगर हम गौर करें तो विकास नीतियों में खेतबाड़ी और खेती-बाड़ी से संबंधित उद्योगों में विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया, जो कि भारत का मुख्य धंधा है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि है और भारत कृषि प्रधान देश के नाम से भी जाना जाता है। कृषि के विकास के बिना देश को रोजगार की सुविधा नहीं बढ़ाया जा सकता। ये तो जनरल सी बात है। अब देखिए अगर भारत सरकार कृषि को छोड़ के अगर कुछ दूसरे उद्योगों में अग्रसर होती है तो जनरल सी बात है भारत में जो है ना तो बेरोजगारी ख़त्म होगी और ना ही जो है भारत विकसित होगा, क्योंकि जनरल सी बात है हमारा जो है मुख्य उद्योग जो है कृषि ही है। लेकिन देखा जाए तो कहते हैं देश को रोज़गार सुविधाओं को नहीं बढ़ाया जा सकता है कृषि के बिना। और कृषि जो है हम बेशकली जो है औद्योगिक क्रांति और कहते हैं हरित क्रांति के हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज जैसे कि अधूरा सा लगता है। आज देखिए औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ है, ज़मीन की जो जोत क्षेत्र है वो बहुत ही कम गई है और ये भारत के लिए सबसे बड़ी जो है मुसीबत का कारण बन सकता है आने वाला समय में।
और बढ़ती जनसंख्या तो और भी चिंता का सबब बनता जा रहा है। इसलिए नई नीति देश के मुख्य धंधों को आंखों से दूर करती है। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो नई नीतियां हैं वो हमारे आंखों से दूर होती चली जा रही दिख रही है। अगर आगे हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बहुराष्ट्रीय निगमों को भारत में आने से भारत में छोटे पैमाने पर काम कर रहे उपयोगी वस्तुओं के क्षेत्र के हितों के आंखों से दूर किया गया है। ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि बहुराष्ट्रीय निगमों के भारत में आने से भारत में छोटे पैमाने पर काम ख़त्म सा हो गया है। अब देखिए भारत सरकार का क्या रूल है कि जितना हो सके विदेशी कंपनी जो है भारत में आए और भारत में अपना रोजगार करे। अब भारत सरकार ने ये बात नहीं सोचा कि इससे जो है छोटे पैमाने का उद्योग ख़त्म हो जाएंगी और जर्नल सी बात है बड़े बड़े उद्योग जो है मशीनों से की जाएगी और मशीनों में कुछ ही व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो जर्नल सी बात है आधे से अधिक जनसंख्या जो है बेरोजगारी की समस्या से जूझ सकती है। तो ये काफ़ी कमियां थी। कहते हैं इन्हीं चीज़ों से जो है यहाँ पर उसकी आलोचना की गई कि बहुराष्ट्रीय निगमों में भारत में आने से भारत में छोटे पैमानों का उद्योग और उपयोगी वस्तुओं का क्षेत्र के हिस्से को आगे दूर हो जाएगा। हुआ भी है। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो अभी हमारे आंखों से दूर हो चुकी है क्योंकि छोटे उद्योग रहे नहीं और छोटे उद्योग नहीं रहेगा तो जर्नल सी बात है उन कारखानों का बंद होना स्वाभाविक रहता है। और देखा जाए तो अब भारत सरकार भी इसी चीज़ को अनुसरण कर रहा है कि विदेशों से जितनी भी कंपनियां भारत में आए और भारत में कंपनियां खोले, लेकिन इन्होंने कभी ये बात नहीं सोचा कि इसे छोटे उद्योग जो है तहस नहस हो जाता है, जिनका मुकाबला करने के लिए भारत को जो है उद्योग असमर्थ होगा। कहते हैं दोस्तों दूसरे पे भरोसा नहीं किया जा सकता। हम अपने पर तो भरोसा कर सकते हैं लेकिन दूसरे पर कितना करोगे भरोसा। एक बार हमने भरोसा किया अंग्रेज़ों पे तो भारत को जो है 250 साल की गुलामी के जंजीरों में जकड़ दिया। अगर हम फिर से जो वही दोबारा हमने दोहराया तो जर्नल सी बात है अब क्या होगा इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे बड़ा कारण भारत में यही है कि भारत में कई दल के नेता जो हैं राज करते हैं और सबके विचारधारा अलग अलग होता है, पार्टी का मकसद अलग अलग होता है। भारत का हित का कार्य तो कोई करता नहीं है, तो आप भी जानते हो। सबका एक ही विचारधारा होता है कि अपना सीट कैसे बनाएं और बचाएं। और जर्नल सी बात है इसके लिए वो हर एक कदम उठाते हैं जो देश के हितों के लिए भी नहीं होता फिर भी उसको उठाया जाता है। और बात क्या लगता है, आतंकवादी गतिविधियां लगती है बात, या क्या लगता है कि हमारे देश को जो है दूसरे देश तोड़ रहे हैं। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि अपने देश को बर्बाद करने वाले अपने देशों में ही रह रहे हैं। आगे कर देखें तो एक तरफ जो है निर्यात की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है पर दूसरी तरफ आयात के रास्ते भी खोल दिए गए हैं। इसलिए बहुत राष्ट्रीय कंपनी को भारत जैसे व्यापार में से ज़्यादा लाभ प्राप्त होंगे। जनरल सी बात है, आपको पता ही है कि दूसरे देशों को जो है भारत से बहुत ही लाभ मिलता है क्योंकि देखा जाए तो आधे से अधिक सामान जो है वो भारत में ही खपत करते हैं। इवन कि चाइनीज़ की बात करें तो चाइना के लिए तो भारत एक सोने का सुहागा जैसा सफ़र था, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने बहुत सी चीज़ें बंद कर दी। चलिए ये अच्छी बात थी लेकिन कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। राव मनमोहन मॉडल की आलोचना करते हुए कहा गया है कि इससे जो है पूंजी सदन तकनीक का प्रयोग किया जाएगा जब ही विदेशी कंपनियों से भारतीय उद्योग जो है मुकाबले करने के समर्थ होंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि राव मनमोहन मॉडल की आलोचना करते हुए कहा गया कि इस पूंजी संगठन तकनीक का प्रयोग जो है किया जाएगा जब ही विदेशी कंपनियों ने भारतीय उद्योग में मुकाबले करने का समर्थ होंगी। भारत में देखा जाए तो 2.2% जो है सालाना दर से जो है जो मजदूरी शक्ति बढ़ रही है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में 2.2% जो है सालाना दर से जो है मजदूरी शक्ति बढ़ रही है। उसको रोज़गार की सुविधाएं किस प्रकार दी जाएगी इस प्रकार के विषय में कोई सुझाव नहीं दिया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है। यदि हम भारत में 1990 में आए संकट को देखें तो राव मोहन मॉडल द्वारा उस संकट का हल किया गया है और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत सारे विकासवादी देशों में मुक्त बाजार जो है व्यवस्था और उदारवादी नीति का जो ध्यान में रखते हुए कहा कि यह नीति भारत के लिए भी उचित होगी। कहते हैं नीतियाँ बनाई जाती है ये देख के कि हम आगे प्रोग्रेस करेंगे, बट ऐसा देखने को नहीं मिला है। कहते हैं सरकार आती रहती है, एक दूसरे को आलोचना करती रहती है, लेकिन भारत में जो विकास दूसरे देशों की तरह होना चाहिए वो देखने को नहीं मिला है। कहते हैं अमेरिका भी गुलाम हुआ था और भी देश गुलाम हुए थे, लेकिन वो हमसे कितना आगे बढ़ गए हैं और हम जहाँ थे वहीं पे आज भी रह रहे हैं। चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की मदद से बहुत सारे देश आर्थिक विकास का यत्न कर रहे थे, पर नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई उदारवादी नीति ज़्यादा सफल हुए हैं।
जैसे कि जापान में इस नीति ने अच्छे नतीजे प्रस्तुत किए हैं। देखिए हमारे देश के जो रूल रेगुलेशन है, जो मॉडल है, विदेश के देशों द्वारा जो है अपनाई जा रही है। तो कितनी बड़ी विडंबना है कि हमने बनाया रूल, हमने सब कुछ किया, लेकिन इसका जो है उपयोग दूसरे देश उपयोग करके जो है वहाँ पर अपनी जो है अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। तो भारत में ऐसा क्यों नहीं किया जाता? जनरल सी बात है, भारत में कोई करना चाहेगा तो दूसरा लोग जो है उस पर रुकावटें डालती है। ये यहाँ की एक प्रधान तकनीक बन गई है कि एक करने चाहता है तो दूसरा उसको जो है नष्ट कर देता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात भी है। देखा जाए तो ये नतीजे जैसे दूसरे देशों में लाए हैं उस हमारे देश में भी हो सकती हैं। और इस तरह विश्व के बाकी देशों को देखते हुए देश की गरीबी, बेरोजगार या समानता आदि को दूर करने के लिए उदारवादी नीति अपनाई गई है। तो जनरल सी बात है, आपको पता भी होगा कि चीन जो था कई दशकों तक जो है पूरे दुनिया से, पूरे विश्व से अलग थलग था, लेकिन बाद में उसकी नीतियों ने उसको आज जो है तीसरी जो है विश्व के सबसे पावरफुल शक्ति के रूप में उभार के सामने लाई है। तो ये उसकी नीतियां ही हैं जो उसको आज पावरफुल बना दिया है, और इवन कि वो स्थायी सदस्य भी बन चुका है और विकसित देशों के में आता है। अगर बात करें 1998 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री द्वारा लगभग राव मनमोहन नीतियों का प्रयोग भी किया गया, और इस प्रकार भारत में समय समय पर नीतियों में तब्दीली की गई है ताकि आर्थिक संकट को दूर किया जा सके। ये बहुत ही बड़ी कहते हैं विडंबना है कि समय समय पर ये लोगों ने बेशकली जो है नीतियों में तब्दीली किया है, लेकिन देश में जो है इस तरह के प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिला जो दूसरे देशों में जो है हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हमारा यहाँ पर टॉपिक था जिसके बारे में हमने विचार विमर्श किया। तो ये चैप्टर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर और भी चैप्टर देखना चाहते हो एमए के अंतर्गत, तो आप जितना हो सके इस वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना हो सके दूसरे बच्चों को भी जो है चैनल के बारे में बताइए, समझाइए, ठीक है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो जनरल सी बात है आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बारे में सेव करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि तिरपान स्टडी सेंटर बहुत काफ़ी हेल्पफुल है सभी क्लास के बच्चों के लिए, चाहे 8th से लेकर एमए तक क्यों ना हो। सभी वीडियो जो है आपको यूट्यूब पर मौजूद है, तिरपान स्टडी के जो है होम पेज पर मौजूद है, लेकिन ये आपको तब मिलेगा जब इसको सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिएगा, ठीक है। और साथ में नोटिफिकेशन भी तभी प्राप्त होता है जब जो है बच्चे इसको सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करते हैं। ना तो आपको पता है कब तिरपान स्टडी सेंटर किस क्लास का वीडियो आपके लिए बना रहा है, क्या बनाएगा, तो ये तभी पता चलेगा जब आप सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में चैनल को रखिएगा, क्योंकि आपको पता है तिरपान स्टडी सेंटर हमेशा एग्ज़ाम के अंतर्गत आपके लिए जो है कार्यशील है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चलो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।